प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्वर। स्वर के अंदर स्वर के अंतर्गत स्वर का भाग 2, जिसमें हम आज संयुक्त स्वर, वृत्तमुखी स्वर, आवृत्तमुखी स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर आदि स्वरों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज की यह क्लास शुरू करते हैं। इसके पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसके पहले वीडियो हमने स्वर के बारे में पढ़ा था कि स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वरों को किसी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर के अंतर्गत संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वो स्वर हैं, दो असमान स्वर के योग से बनने वाले स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। दो असमान स्वर के योग से बनने वाले स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं कि जब दो अलग अलग स्वर एक साथ इनको जोड़ दिया जाए, उसका योग कर दिया जाए, तब वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जिसमें हम जानेंगे होठों की आवृत्ति के आधार पर। साथियों, होठों की आवृत्ति के आधार पर भेद, जिसमें आपका आ ई उ री ए ओ औ आता है। इसके बाद वृत्तमुखी स्वर है। वृत्तमुखी स्वर को मैं बता रहा हूं आपको, इसकी ये ट्रिक है। इसकी ट्रिक है वृत्तमुखी स्वर की कि जब आप होठों से इसका उच्चारण करते हैं तो वृत्त के समान वृत्त के समान होठ की आकृति बन जाती है। होठ की आकृति वृत्ताकार बन जाती है। जैसे हम पढ़ेंगे उ, तो देखते होंगे उ, फिर उ, ओ, औ, ये सभी स्वर जो है वृत्ताकार हैं। माने होठ की होठों से जो उच्चारण करते हैं, जो वृत्ताकार उसका जो होठों का शेप बनता है, उसके आधार पर हम ये वृत्तमुखी स्वर, जिसके अंतर्गत 1 2 3 4 स्वर आते हैं, ये चारों स्वर इसके अंतर्गत आएंगे। चलिए साथियों आगे देखते हैं। आवृत्तिमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर जिसके अंतर्गत आ ई ए री, ये सभी आवृत्तमुखी स्वर हैं। फिर आगे वृत्तमुखी स्वर क्या है, इसकी परिभाषा भी है। इसके पहले हम बता चुके हैं, फिर परिभाषा देख लेते हैं साथियों। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारे होठों की आकृति वृत्ताकार बनती है, उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। ये हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आवृत्तमुखी स्वर क्या है। आवृत्तमुखी स्वर क्या है? आवृत्तमुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण के समय हमारे होठों की आकृति गोलाकार नहीं बनती, उन्हें आवृत्तिमुखी स्वर कहते हैं। जैसे आ ई री ए ये सभी कैसे हैं? ये हैं आवृत्तिमुखी। ये इसमें से जब इनका उच्चारण करते हैं सभी का, तो होंठ का जो उच्चारण है, उसका जो शेप है, वह वृत्ताकार नहीं बनता, इसलिए इन्हें हम आवृत्तिमुखी स्वर कहते हैं। चलिए उच्चारण के आधार पर स्वर देखते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर पहला और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर को जानेंगे। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कि जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की एक मात्रा नहीं आती है। ह्रस्व स्वर की क्या नहीं आती है? एक मात्रा आता है। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। साथियों, इनको हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं।
जिसे आ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहा है। याद रखिएगा साथियों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे विद्वानों के कथन परीक्षा में आते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहा है। अब अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर 2 गुना समय लगता है, यानी कि इनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। जिसमें 2 गुना स्वर 2 गुना यानी कि जो ह्रस्व स्वर है उसका डबल समय यानी 2 गुना समय लगता है, तो इसलिए इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं, इसका उदाहरण। दीर्घ स्वर की 2 मात्रा गिनी जाती है, अतः इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे देखिए आ, इसको क्या पढ़ेंगे? आ। इसको थोड़ा सा देर तक पढ़ना होगा। आवाज उच्चारण जब लेते हैं थोड़ी सी भारी आवाज करके बोलना पड़ता है। ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी साथियों दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर में उच्चारण जो लेते हैं हम, उसमें आवाज तेज करना पड़ता है, थोड़ा देर तक लेना पड़ता है, तब जाकर इसका सही उच्चारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। दीर्घ स्वर के बाद प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। यानी जो ह्रस्व होता है, ह्रस्व स्वर, उसका तिगुना समय लगता है। दीर्घ स्वर में कितना लगता है? दुगुना। और प्लुत में तिगुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है इस उच्चारण में। उदाहरण है इसका, आगे देखिए। ये ओम, सीतेई, भैयाई, इसको जब बोलेंगे तो ओम ऐसा लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे ओम, काफी लंबा समय लगता है। सीतेई, भैयाई, ऐसे करके इनका उच्चारण लेते हैं। तो ऐसे ही उच्चारण करके इनको पढ़ा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सारी छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन परीक्षाओं के लिए बेहद ही ज्यादा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग नाटक के संवाद में एवं संस्कृत भाषा में किया जाता है। पुकारने में भी करते हैं इसका प्रयोग। तो प्लुत स्वर में ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, यहाँ पे अलग अलग फिर से दे दिया गया है। ह्रस्व तो जान गए, पहले ही आप ऊपर हम बता चुके हैं। ह्रस्व जो होते हैं वो कम समय लगता है उच्चारण में, इसमें छोटे छोटे, जैसे आ, ई, उ, री। और दीर्घ जो है, दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत है सीतेई, ओम। चलिए आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो स्वतः ही आपको इसकी सूचना मिल जाए। चलिए इसी वीडियो के साथ अब दोस्तों अगले वीडियो हम मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।